हाँ जी, जय जिनेंद्र। दोस्तों, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 5th क्लास है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 2nd क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ था, कहाँ पर एप्लीकेबल है। फिर जी इनिशियल स्ट्रक्चर हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एट प्रेजेंट एनफोर्सेबल है। फिर जी हम लोगों ने प्रोमिस की डेफिनेशन देखी थी, एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की। ये सारी डेफिनेशंस हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखी थी, फर्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, राइट। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिसिंग है तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। और लीगल एनफोर्सेबिलिटी में हमारे पास दो चीज़ें, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। ठीक है, चलिए जी अब आपकी बुक से एक बार देखते हैं दोबारा से चीज़ों को। हाँ जी, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखिएगा, वरना ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, मेड बिटवीन 2 पर्सन्स, और उन दोनों के बीच में कुछ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें ए अपनी बाइक बी को सेल करेगा और बी बदले में 5,000 रुपये देगा, तो ए की ऑब्लिगेशन क्या है, बी को बाइक देना। बी की ऑब्लिगेशन क्या है, ए को पैसे देना। ए का राइट क्या है, पैसे लेना, और बी का राइट क्या है, बाइक लेना, राइट। Indian Contract Act 1872 lays down general principles relating to the formation and enforceability of the contracts, rules governing the provisions of an agreement and offer, the various types of contracts including those of indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. It also contains provisions pertaining to the breach of contract. तो ये चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी स्लाइड के अंदर कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। कहता है जी एट प्रेजेंट हमारे पास दो ही पार्ट एनफोर्सेबल है और बाकी जो दो पार्ट है वो दोनों रिपील हो चुके हैं, इनफेक्टिव हो चुके हैं। तो ये जो पार्ट्स थे, पहला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि हमारे पास अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। और जो ये आखिरी पार्ट था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, ये भी इनएक्टिव हो चुका है क्योंकि अब हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो जी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी के अंदर तो बताया गया है, इसी के अंदर तो प्रोविजंस दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑफर, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू द कंसीडरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द डैमेजेस, कि किस केस में क्या डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। कि जो बंदा एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सामने वाले ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो आई एम एग्रीव्ड, मुझे गुस्सा है, मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ। तो जो बंदा एग्रीव्ड है उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, वो सब कहाँ डिस्कस किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब कहाँ डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर, राइट। और स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि आपकी बुक में भी कहा हुआ है कि इंडेमनिटी है, गारंटी है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब कहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। कहता है जी यहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, आ जाइए। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस pertaining टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूटना, राइट। मतलब सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट में छेद कर दिया है, सामने वाले ने अपना पार्ट फुलफिल नहीं किया है, तो उस केस के अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन है तो उसको, उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, किस किस डैमेजेस के लिए वो कोर्ट में जा सकता है, और सामने वाले के ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ होगी। ठीक है,
द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और द कमर्शियल लॉ। मर्केंटाइल लॉ का मतलब कुछ लोग मर्चेंटाइल लॉ बोलते हैं, कुछ लोग मर्केंटाइल लॉ बोलते हैं। देखिए मर्केंटाइल मीन्स रिलेटेड टू मर्चेंडाइज, सेल, परचेज, तो कमर्शियल लॉ भी कहते हैं इसे, मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, मर्चेंटाइल कह लीजिए, मर्केंटाइल कह लीजिए, राइट। तो ये एक एमसीक्यू है हमारे पास, ये एक एमसीक्यू है कि विच लॉ कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ, या इसको ऐसे पूछा जा सकता है डैश इज द बेबी या ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। तो जी मर्केंटाइल लॉज तो बहुत सारे हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है हमारे पास, पार्टनरशिप एक्ट है, ये सब क्या है, मर्केंटाइल एक्ट। इसी तरह कमर्शियल लॉज भी हमारे पास, इनको हम कमर्शियल लॉज भी कहते हैं, राइट। तो उनका बेसिकली आप यू कैन से द बेबी, ठीक है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेबी, सबसे प्यारा और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आप ये मान के चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो लगभग हर जगह काम आते हैं, ठीक है जी। इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री। इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। भाई अल्टीमेटली सोसाइटी में रहना है तो कुछ कस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे अगर एक दूसरे के साथ रहना है। तो जो हम एक दूसरे से प्रोमिसेस करते हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, और स्पेसिफिकली जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रोमिसेस की, कमर्शियल एग्रीमेंट्स की, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की, वहाँ पर तो दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन होती है कि सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म करे, राइट। और अगर सामने वाला अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सके। The Indian Contract Act 1872 came into force on the first day of September 1872। ये चीज़ भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और मैं बता चुका हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। The preamble of the act says that the act is to define and amend certain part of law relating to contract। तो जी मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के आने से पहले कोई भी ऐसा कोडिफाइड लॉ नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहला एक्ट था जो कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के फाउंडेशन से डील कर रहा था, राइट। द एक्ट बाय नो मीन एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाना चाहूँगा इस वर्ड को। एग्जॉस्टिव लॉ का मतलब क्या है, जो अपने आप में ही संपूर्ण हो, पूरा हो, मतलब हमें ना इधर देखने की ज़रूरत ना उधर देखने की ज़रूरत, सब कुछ उस एक्ट में ही लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड, तो हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव लॉ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेल परचेज ऑफ गुड्स की, तो जी बेसिक प्रोविजंस किसने बताया, कहता है जी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने। ये किसने बताया कि भैया माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बताया। एसेंशियल एलिमेंट्स किसने बताया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने बताया, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया, राइट। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए तो सेल परचेज ऑफ गुड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस हैं वो तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, लेकिन बेसिक प्रोविजंस तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे प्रोविजंस बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज नो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो स्पेसिफिकली क्या बता रहा है, कहता है फाउंडेशन बता रहा है कि भाई आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर हो रहा है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर कवर हो रहा है, कंपनी लॉ में कवर हो रहा है, कहीं भी कवर हो रहा है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए, इन बेसिक एसेंशियल्स का ध्यान रखिए किसी भी फील्ड में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए, राइट। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में संपूर्ण नहीं है। कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए किसी स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजंस भी हमें देखने पड़ सकते हैं, राइट। It does not deal with all the branches of law of the contract. Thus, contracts relating to partnership, sale of goods, negotiable instrument, insurance, etc. are dealt with the separate act. तो इन सब में जो स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, जिस तरह पार्टनरशिप से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो तो पार्टनरशिप एक्ट में ही दिए हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही दिए हुए हैं, राइट। लेकिन बेस हमेशा क्या चलेगा, जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है दो मतलब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो अब इसकी एप्लीकेबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पे क्या होगी
कि भैया अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दिमाग में रखना है दैट पर्सन शैल नॉट बी माइनर। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसका मतलब अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, राइट। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही चलेंगे, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कहता है इसका फाउंडेशन कंसीडर करो, ऊपर बिल्डिंग जो बनानी शुरू करनी है वो स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है जी। तो वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव, द आंसर इज नो। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव, द आंसर इज नो। It is not dealing with all the provisions of every kind of contract. The Indian Contract Act majorly deals with the general principles and rules governing the contract. दो पार्ट में डिविजिबल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी दो पार्ट तो आज के टाइम में इनइफेक्टिव है, रिपील्ड है। ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास और पार्ट 3 है हमारे पास। आ जाइए जी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 2H हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, दैट इट इज़ एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए क्या था। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है? कहता है एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल एनफोर्सेबिलिटी विच मीन्स इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ। देखिए ये चीज़ें मैं बहुत डीप में प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, अदरवाइज़ आप ही का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जब भी कोई भी क्लास देखे उससे पहले की क्लासेस ज़रूर देखिए। आ जाइए जी। दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। सबसे पहली चीज़, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एंड सेकेंडली सच एन एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। टू बी एनफोर्सेबल एन एग्रीमेंट मस्ट बी कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन, एंड सच ऑब्लिगेशन शैल बी लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है एग्रीमेंट प्लस ऑब्लिगेशन, बट बेसिकली इट इज़ एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ठीक, लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, आपकी बुक में ये दिया हुआ है। एग्रीमेंट क्या है हमारे पास? कहता है जी हम पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट को भी, सेक्शन 2E में बताया हुआ है दैट एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक, तो ये सेक्शन 2H एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन 2E एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है। It is evident from the definition given above that the agreement is based on the promise. तो जी what is promise? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। According to section 2B of Indian Contract Act, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। बहुत डीपली समझा चुका हूँ डेफिनेशन, में दोबारा नहीं समझाने जा रहा हूँ। तो जी कुल मिला के जो इन्होंने यहाँ पर एनालाइज किया है कि एग्रीमेंट के हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन्स और दूसरा कंसेंसस एडिदम। वो दोनों भी हम बड़ा डीपली समझ चुके हैं, विद एग्जांपल्स समझ चुके हैं। ऑब्लिगेशंस की बात करें या फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात करें तो वो चीज़ भी हम लोग समझ चुके हैं। बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों को बताई गई थी कि भैया मान के चलिए अगर A और B के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग A B को बाइक देगा और B बदले में A को 5000 रुपीज़ देगा, तो कुल मिला के सेल परचेज ऑफ बाइक का एग्रीमेंट है, राइट। तो जी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे वो तो लगेंगे, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें अगर हम लोग, तो जी A क्या है यहाँ पर? कहता है जी A प्रपोजर है, जिसने ऑफ़र दिया है, प्रपोजर, ठीक है। और B क्या है यहाँ पर? कहता है जी ऑफरी, जिसको ऑफर मिला है। अब जी A की क्या ऑब्लिगेशन है? जब ये चीज़ फाइनल हो गया, जब चीज़ फाइनल हो गया तो जी A की क्या ऑब्लिगेशन है कि A B को बाइक हैंड ओवर करे, A की लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अगर मैं इसे लिखूं तो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ A क्या है? टू हैंड ओवर बाइक टू B। अच्छा, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ B क्या है? टू पे ₹5000 टू A।
राइट। तो दोनों की ऑब्लिगेशंस है। कहता है जी ए का लीगल राइट क्या है, लीगल राइट ऑफ ए का लीगल राइट क्या है, कहता है टू रिसीव ₹5,000। और बी का लीगल राइट क्या है, टू रिसीव बाइक। तो जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ दोनों पार्टीज़ के कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, कुछ ना कुछ लीगल राइट्स होंगे। ठीक है, एक पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है, एक पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है वो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, राइट। और एक पार्टी का जो राइट है वो दूसरी पार्टी के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर आपको समझाई हुई है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ जी, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये भी हम बता चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भैया जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो या तो डोमेस्टिक नेचर के हो सकते हैं, जनरल नेचर के हो सकते हैं, सोशल नेचर के हो सकते हैं, या फिर कमर्शियल नेचर के हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें जनरल नेचर के या सोशल नेचर के या डोमेस्टिक नेचर के, तो वहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं दैट हेयर देयर इज़ नो लीगल इंटेंशन टू क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। लास्ट क्लास में स्लाइड दिखाई थी आपको ये। इन केस ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स या सोशल एग्रीमेंट्स इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। जब ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन ही नहीं है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, जब लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं होगा, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ही मिसिंग होगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? कहता है नहीं जी, एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट? कहता है नहीं जी, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है, एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। जैसे कि मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ चल सिनेमा देखने चल, राइट, या फिर वॉक पे चल, या फिर मैं अपने दोस्त को डिनर पे बुला रहा हूँ, तो सिंपल डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैटर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मंदिर में दान देने वास्ते, तो अगेन सोशल मैटर है। कहता है उस केस में मान के चला जाता है दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, देयरफॉर पार्टीज डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसी तरह डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बहुत डीपली मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक केस लॉ का नाम याद रखिएगा, MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है, बल्फर वर्सेस बल्फर। केस लॉ MCQ के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भैया ये चीज़ हुई थी, बताइए कौन से केस में हुई थी। तो नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे, 4 केस लॉ के नाम दे देंगे, उसमें से एक में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, केस लॉ क्या था? एक भाई साहब हस्बैंड थे, हस्बैंड का तो मतलब ही क्या होता है, हंसता हुआ बैंड। एक भाई साहब हस्बैंड थे, वो दूर सिटी में मेहनत से काम कर रहे थे, ठीक है, सिटी 1। और जो वाइफ थी वो अलग सिटी में रह रही थी। बड़ी कॉमन सिचुएशन है, जनरली ऐसा होता है कि भैया आदमी काम करने के लिए दूसरे शहर में रह रहा है, बाकी परिवार दूसरे शहर में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो भाई साहब है, इनको पता चलता है कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इन भाई साहब को पता चलता है कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। तो जी ये जो घर भिजवाया करते थे पैसे अपनी वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए, भाई बट ऑब्वियस सी बात है, हस्बैंड बाहर रह के कमा रहा है तो अपने बाल बच्चों के लिए पैसे तो घर भिजवाता है ना। तो ये जो पैसे भिजवाया करते थे, इन्होंने वो भिजवाने बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इनकी वाइफ थी और कोई था नहीं। और जब वाइफ इन्होंने देखा कि भैया लॉयल नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वाइफ को इन्होंने पैसे भिजवाने बंद कर दिए। अब जी वाइफ जाती है कोर्ट में, कमाल देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वाइफ जाती है कोर्ट में जाकर हस्बैंड के ऊपर केस फाइल करती है कि मैंने हस्बैंड को इसी टर्म पर जाने दिया था दूसरे शहर में काम करने, कि हस्बैंड, मेरा हस्बैंड चुपचाप हंसता रहेगा और मुझे पैसे भेजता रहेगा। हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, राइट। मेरा ये प्रॉमिस
कि हस्बैंड दूसरे शहर में जाकर काम कर सकता है, मेरी तरफ से कंसिडरेशन थी। और हस्बैंड का ये प्रॉमिस कि वो मुझे टाइम पर पैसे भेजता रहेगा, ये हस्बैंड की तरफ से कंसिडरेशन थी। हमारे बीच में वैलिड एग्रीमेंट हुआ था। अब जी कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ, बट दिस इज़ अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। या तो उस वक्त आप लोगों की इंटेंशन थी लीगल राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की, अगर ये प्रूव कर दो कि उस वक्त आप लोगों की इंटेंशन थी तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाए तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, दोबारा से मैं वो स्लाइड दिखा दूं, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट से केस में पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं होती लीगल राइट्स से ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की। और अगर पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं है लीगल राइट्स से ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की तो एक एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है। इसका मतलब आपका एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोर्ट कोई हेल्प नहीं दे सकता। ठीक है जी। हाँ जी, कहता है द हस्बैंड वर्किंग इन अनदर सिटी had agreed in writing to pay a housekeeping allowance to his wife living in another city, England. On receiving information that she was unfaithful to him, he stopped the allowance. उसने पैसे भेजने बंद कर दिए. He was held to be entitled to do so. मतलब जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा कर सकता है because this is a domestic arrangement with no intention to create legal rights and obligations. Therefore there was no contract. ठीक है, आ जाइए। 3 consequences followed from the above discussion. सबसे पहला क्या, to constitute a contract the parties must intend to create legal obligations relationship. The law of contract is the law of those agreements which creates obligations and those obligations which have their source in the agreement. मतलब ऐसा नहीं है कि obligations कोई भी, कहता है वो ऑब्लिगेशंस जो एग्रीमेंट में से जनरेट हुई है, एग्रीमेंट में से निकली है। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था ए और बी का, कहता है भैया बस इस एग्रीमेंट के अंदर यही ऑब्लिगेशंस है एक दूसरे के लिए, बाकी अगर कोई ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के लिए तो इस एग्रीमेंट के अंदर केस लेके कोर्ट नहीं पहुंच सकते, वो एक सेपरेट मैटर है। ठीक है। द एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज। बिल्कुल भी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में बड़ा डीपली मैंने आपको इसको समझाया था। हाँ जी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि शायद ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही सेक्शन बताता है कि बेटा किस किस बात का ध्यान रखना है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। तो अगर आपके दिमाग में गलतफहमी हो तो मैं बता दूं कि आप डेली बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो। किसी दुकानदार से कोई सामान लेने गए तो आपके और दुकानदार के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके और बस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आपके और मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आप मुझे फ़ीस देकर पढ़ रहे हो तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कपड़े ख़रीदने जा रहे हो तो आपके और शॉपकीपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि भैया मुझे इस सेक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं है या सिर्फ एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए सेक्शन याद करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बड़ी सिंपल से वे में बता दिया कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ योर लाइफ। याद रखिएगा कि अगर किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो इस सेक्शन ने जो बात कही है वो दिमाग में बिठाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिएगा, वरना आपके पास कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। ठीक है। तो जी सेक्शन 10 क्या कहता है, सबसे पहली चीज़ सेक्शन 10 क्या कहता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 10 क्या कह रहा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज़ क्या है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब जो भी दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से एग्रीमेंट करना चाहते हैं, दोनों की फ्री कंसेंट है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट, मिस्टेक से एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर रहे, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे, फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे, मीन्स देयर माइंड आर फ्री, और दोनों के माइंड बिल्कुल फ्री, और वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एक्चुअल में एक दूसरे से एग्री है, सेम टाइम पर, सेम सेंस में, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए कंसेंसस एडिदम। ठीक। फिर दूसरी बात, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दे आर एक्चुअली कंपिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट कौन है, कहता जी आगे बताया हुआ है, लेकिन माइनर नहीं होना चाहिए। देखिए कंपिटेंट कौन होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, जो एग्रीमेंट क्रिएट कर सकता है। एग्रीमेंट कौन क्रिएट कर सकता है, अरे जिसे पता हो बात सुनने के बाद कि वो इस चीज़ पर एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए माइंड चाहिए। ठीक है। अगर मैं माइनर की बात करूं तो लो मान के चलता है कि बेचारा अभी नादान है, अपने अच्छे बुरे का पता ही नहीं, तो अगर किसी एग्रीमेंट में माइनर एंटर कर रहा है तो लो मान के चलेगा भैया इसे पता ही नहीं था कि ये मेरे लिए अच्छा है बुरा है, तो ये इस चीज़ को जज ही नहीं कर सकता, माइनर इज़ नॉट कम्पिटेंट, राइट। तो भैया उसके साथ अगर किसी एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो दैट इज़ वॉइड, दैट इज़ वॉइड। एक न्यू वर्ड यूज़ करूँ, वॉइड आगे समझाऊंगा होता क्या है। ठीक। इसी तरह अगर आप किसी भी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो लोग क्या मान के चलेगा, अरे जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा वो क्या तो एग्री करेगा। कंसेंसस एडिदम का क्या मतलब है, सोच कर समझ कर काम कर, राइट। जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा वो सोच कर समझ कर काम कैसे करेगा, और अगर वो सोच या समझ नहीं सकता तो वो एग्रीमेंट में एंटर कैसे करेगा। तो मतलब पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कुल मिला के उसका दिमाग काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़, लॉ ने उसे मना नहीं कर रखा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। ठीक। फिर तीसरी चीज़, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज मस्ट। ये चीज़ समझाई थी ना लास्ट क्लास में कि अगर प्रोमिस में कंसिडरेशन का तड़का लगा दो तभी वो एग्रीमेंट बनता है। हम किसी के साथ प्रोमिस करते हैं लव में, अफेक्शन में, रिस्पेक्ट में, लेकिन एग्रीमेंट कब बनता है, वो जब सौदा हो। और सौदा कब होगा, जब सामने वाले से हम लोग कुछ इन कंसिडरेशन डिमांड करेंगे, भाई मैं तुझे ये दे रहा हूँ तो बदले में मुझे ये चाहिए। तो दोनों लोग एक दूसरे को इन कंसिडरेशन में कुछ देंगे तभी वो सौदा बनेगा, और सौदा का मतलब ही एग्रीमेंट होता है, राइट। तो देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट ही नहीं है। जैसे किसी मंदिर में जाता हूँ मैं, सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे कि भाई मैं 1000 रुपये दान दूंगा, मैं 2000 रुपये दान दूंगा, मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भी चौड़ा होकर कहा मैं 1 लाख रुपये दान दूंगा। ठीक है। अब जी जब मैं घर पहुंचा उससे पहले तो पंडित जी घर पर, लाओ जी 1 लाख रुपये, आपने मंदिर में सबके सामने, पूरे समाज के सामने खड़ा होकर कहा मैं दान दूंगा 1 लाख रुपये। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, वो तो मैंने वैसे बोल दिया था वहाँ पर। पंडित जी कोर्ट में पहुँच गए कि जी मेरे पास गवाह है। कम से कम 100 लोग वहाँ खड़े थे जब अनुराग जी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपये का दान दूंगा। अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो भैया कोर्ट ने कहा ये तो ठीक है, अनुराग जी ने कहा 1 लाख रुपये का दान दूंगा, पर बदले में अनुराग जी को क्या दोगे तुम। इट शैल नॉट बी वन साइडेड। अगर वन साइडेड है तो प्रोमिस है, राइट, एग्रीमेंट नहीं है। बदले में क्या मिलेगा। पंडित जी ने कहा भगवान की दुआएं, भगवान का आशीर्वाद। कोर्ट कहता है हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते, कुछ मटेरियल दे रहे हो तो बात करो। पंडित जी ने कहा कि नहीं एज सच मंदिर से क्या लेंगे ये। तो कोर्ट ने कहा देन दिस इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और आप एनफोर्स नहीं कर सकते अनुराग जी को दान देने के लिए। ठीक है। तो देयर शैल बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। फिर जी फोर्थ क्या है हमारे पास, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर दो लोग एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं दैट मस्ट बी फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर ए और बी आपस में एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं कि ए के कहने पर बी सी का मर्डर करेगा और बदले में ए बी को पैसे देगा, तो चलिए जी ए और बी के बीच में एग्रीमेंट तो हो गया, पर क्या वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वह? द आंसर इज़ नो। जब लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए ही एग्रीमेंट में एंटर नहीं किए और सामने वाली पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो भैया लॉ का आप सहारा कैसे ले सकते हैं।
भाई इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए, अनलॉफुल काम के लिए आप क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? मान के चलिए आपने मुझे कहा कि आप मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे 6 लाख रुपए में, ब्राइब मांग रहे हैं आप, सिंपल सी बात, 6 लाख रुपए की। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि आप मेरी गवर्नमेंट जॉब लगाएंगे, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा, दोनों तरफ कंसिडरेशन थी, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल, राइट। अब जी मैंने आपको 6 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आपने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, आपने मेरी जॉब नहीं लगवाई, तो मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट कहेगा बेटा इसको तो बाद में देखो, पहले तो तू आ जा कि तूने अनलॉफुल काम में अपना हाथ कैसे डाला, पहले तो तू आ जा। फिर कोर्ट कहेगा कि यार एक तो अनलॉफुल काम कर रहे हो, ऊपर से कोर्ट की मदद भी मांग रहे हो, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, राइट। तो मतलब मैं लीगली उससे अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता। एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कहता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए विच इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बार बार मुझसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही निकलता है, बट एक्चुअल में द वर्ड इंडियन इज ओमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए विच इज़ वॉइड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वॉइड का क्या मतलब हुआ? कहता है जी देखिए, एक तो होता है वर्ड वॉइड, ध्यान से देखिएगा, एक होता है वर्ड वॉइडेबल, एक होता है वर्ड इल्लीगल। अच्छा, एक होता है वर्ड हमारे पास अनलॉफुल। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है? वॉइड का मतलब नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मीन्स लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल सी बात। कहता है ऑल दो नॉट इलीगल, ऑल दो नॉट इलीगल, बेशक इलीगल नहीं है, बट लॉ की नज़रों में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, लॉ नहीं मानता, तो हम बोलेंगे वॉइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी क्या है? माइनर। लॉ ने कहा कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि बेचारा नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट है। नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो आप माइनर के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो जी लॉ ने कहा कि ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर के साथ, दिस इज वॉइड। कहता है इलीगल नहीं है, दुकानदार बच्चे को टॉफ़ी बेच रहा है, इलीगल नहीं है, इस चीज़ के लिए पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी। लेकिन अगर बच्चे ने टॉफ़ी खा ली और पैसे नहीं दिए दुकानदार के, तो दुकानदार बच्चे से पैसे नहीं ले सकता, बच्चे के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। तो जो चीज़ इलीगल नहीं है लेकिन साथ साथ लॉ की नज़रों में कोई वैलिडिटी भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड। वॉइडेबल का मतलब क्या है? कहता है विच कैन बी अवॉइडेड बाय एनी पार्टी, राइट। तो अवॉइडेबल बाय एनी पार्टी, दैट इज वॉइडेबल। एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक थे मिस्टर ए, शरीफ इंसान, एक थे मिस्टर बी, बदमाश प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। बदमाशी कर कर गन पॉइंट पर मिस्टर ए से मिस्टर ए की प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिया और मिस्टर ए की प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली, ठीक है। बिल्कुल मेन रोड पर घर था मिस्टर ए का, ये घर था मिस्टर ए का मेन रोड पर, बहुत बढ़िया कीमत थी, लेट से 1 करोड़ रुपए का घर था।
लेकिन सिर्फ 25 लाख रुपए में गन पॉइंट पर मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने अपने नाम पर करवा ली। ठीक, अब जी यहाँ पर क्या मिस्टर ए की फ्री कंसेंट है? अब मैं दोबारा एक बार आपकी बुक दिखा दूं। सेक्शन 10 क्या कह रहा है? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो क्या यहाँ हम मिस्टर ए की फ्री कंसेंट है? द आंसर इज नो। मिस्टर ए की फ्री कंसेंट नहीं है, तो मिस्टर ए चाहे तो इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टर ए चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, जिसके लिए मिस्टर ए को टाइमली पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी टाइमली। ठीक है, अब बेचारे पुलिस स्टेशन तो गए नहीं थे, सदमा लग गया था। 1 करोड़ का घर 25 लाख में मिस्टर बी के नाम हो गया। सारी रात सदमे में बैठे रहे। अगले दिन जैसे ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले तो पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब बेड़ा गर्क हो गया। मिस्टर ए बोले क्या बात? पड़ोसी ने कहा देखिए अखबार में न्यूज़ निकली है कि गवर्नमेंट ये 7 रोड के साथ वाली सारी जगह एक्वायर कर रही है रोड चौड़ी करने के लिए, और ये जो एक घर है इसकी सिर्फ 10 लाख रुपए कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट। तो 1 करोड़ के घर के 10 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ। अब जी मिस्टर ए के चेहरे पर हंसी। अब मिस्टर ए के चेहरे पर हंसी क्यों? क्योंकि कल ही कितने में गया है? 25 लाख में, और गवर्नमेंट अब कितना दे रही है? सिर्फ 10 लाख। अब मिस्टर बी चाहे भी तो भी अवॉइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि मिस्टर बी की क्या थी? फ्री कंसेंट। मिस्टर बी की तो फ्री कंसेंट थी ना। फ्री कंसेंट किसकी नहीं थी? मिस्टर ए की फ्री कंसेंट नहीं थी। इनको डराकर धमकाकर अपने नाम पर 25 लाख में ट्रांसफ़र करवाया था मिस्टर बी ने। तो कहता है मिस्टर ए चाहे तो अवॉइड कर सकते थे, पुलिस स्टेशन जाते, रिपोर्ट लिखवाते और कोर्ट में प्रूव हो जाता कि भैया हाँ ये डराकर धमकाकर लिया गया है। लेकिन अब मिस्टर बी चाहकर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है? कहता है जी वॉइडेबल। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए। मैं वर्ड पूरा लिख रहा हूँ, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए चाहे तो इसको अवॉइड कर दे, कोर्ट में चले जाए, पुलिस पे चले जाए टाइम पर, चाहे तो कहे कोई बात नहीं, जो भगवान ने कर दिया सब ठीक है। तो मिस्टर ए खुश कि भैया 25 लाख मिल गए, गवर्नमेंट तो सिर्फ कितने देने वाली थी? 10 लाख। और मिस्टर बी दुखी, 25 लाख दिए, गवर्नमेंट कितने देगी मिस्टर बी को? अब 10 लाख, राइट। तो 15 लाख का नुकसान हो गया मिस्टर बी को, तो लॉस हो गया 15 लाख का। तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? वॉइडेबल। फिर जी तीसरा क्या आ गया? अच्छा वॉइड मतलब कंप्लीटली वॉइड, दोनों के ऑप्शन, दोनों के एंड पर वॉइड है। लोग कहता है मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को। वॉइडेबल मतलब एट द एंड ऑफ वन पार्टी। इलीगल कहता है फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ मतलब लॉ ने जिसे मना कर रखा है। तो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए के कहने पर बी सी का मर्डर करेगा, तो दैट इज इलीगल, फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक। अनलॉफुल कहता है नॉट इलीगल बट नॉट लॉफुल। नॉट इलीगल बट नॉट लॉफुल। तो कुछ सर्कमस्टांसिस में ये क्या बन सकता है? इलीगल। ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस अपने दिमाग में रखिए, अनलॉफुल आगे जाके देखेंगे। ठीक। तो आपकी बुक में क्या वर्ड यूज़ किया कि भैया इट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर लॉ में ही लिख दिया कि वॉइड है, लॉ की नज़र में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, आ जाइए। तो
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 क्या क्या वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहला तो वैलिड ऑफर, या जिसे हम कह सकते हैं प्रपोजल। ठीक है, अब ऑफ़र भी वैलिड या इनवैलिड होता है? जी हाँ, ऑफ़र के भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। फिर जी ऑफ़र होगी तो एक्सेप्टेंस भी चाहिए। ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस होता है, तो वैलिड एक्सेप्टेंस, इसके भी हमें एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ने हैं। फिर जी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे सेक्शन 10 ने कहा कि भैया देयर मस्ट बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, राइट, शैल नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। फिर जी लीगल कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, पार्टी शैल बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर जेन्युइन एंड फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, उसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर जी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस मीनिंगफुल होनी चाहिए, इट शैल नॉट बी वेग, ऐसा कुछ नहीं है कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, राइट, दिस इज़ बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लोगों की नज़रों में ऐसी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती कि अगर तू कहे तो मैं 100 की स्पीड से भागूंगा, तू कहे तो मैं 10वीं मंजिल से कूद के दिखाऊंगा, तू कहे तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, राइट। तो ऐसे वेग, मतलब वेग का मतलब मीनिंगलेस टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और पॉसिबल परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। अगर कोई कह रहा है कि आप जी 50 की स्पीड से भागेंगे तो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा, कहता पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन के लिए 50 की स्पीड से भागना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना, राइट। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और यही चीज़ें आपकी बुक में भी दी हुई है, और इन्हीं को हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है। आ जाइए जी। हाँ जी, एन ऑफर और प्रपोजल बाय पार्टी, वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, तो दोबारा नहीं पढ़ते। आ जाइए जी, तो हमें स्टार्ट करना है ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। चलिए, टेक केयर।